जोशीमठ से खबर है, कल शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। घंगरिया पहुंचा तीर्थयात्रियों का पहला जत्था। पहले जत्थे में 700 से अधिक यात्रियों के शामिल होने की खबर है। हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर के तीर्थयात्रियों में उत्साह बताया जा रहा है, लेकिन अभी 60 साल से ज्यादा उम्र के यात्रियों को यात्रा में आने से रोक है। ये यात्रा में दुश्वारियों को देख करके फैसला लिया गया है। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा अभी संभव नहीं है। अभी भी मौसम खराब, रास्ता खराब। रास्ते को बनाने की जद्दोजहद लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन इस बीच फिर से खराब मौसम आड़े आता है। लेकिन इसी बीच आपको बताते चले, घांगरिया पहुंचा तीर्थयात्रियों का पहला जत्था। पहले जत्थे में 700 से अधिक यात्रियों के शामिल होने की खबर। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, इसलिए तीर्थयात्रियों में उत्साह है। पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था गोविंद घाट से घांगरिया के लिए रवाना किया। गोविंद घाट गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन, गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा, अरदास के बाद पहला जत्था रवाना कर दिया गया। घाघरिया से ये कल सुबह प्रातः हेमकुंड साहिब के लिए प्रस्थान करेंगे और 10 बजे हेमकुंड साहिब में कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। यही इस कपाट खोलने की जो प्रक्रिया है उसका एक सरदार है। शनिवार को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे, इसलिए तीर्थयात्रियों में उत्साह है। हेमकुंड में अभी भी 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि इसका असर तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, इसलिए 60 साल से ऊपर की उम्र वाले तीर्थयात्रियों को अभी यात्रा न करने की हिदायत दी गई है। हर वर्ष की भांति इस बार उससे ज़्यादा उत्साह था, ज़्यादा लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन हमने बर्फ़ को देखते हुए, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से भी कोई भी अनहोनी हो, तो इस करके सभी जगह ये संदेश भेजा है कि 60 वर्ष से ऊपर और बच्चे ये अभी ना आए। हेमकुंड साहिब यात्रा पैदल मार्ग पर बर्फ काटकर आवाजाही लायक रास्ता तैयार किया गया, मगर अभी भी रास्ते के चारों ओर बर्फ जमी हुई है, जिसके पिघलने से आवाजाही में परेशानी हो सकती है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के आसपास भी अभी काफी बर्फ जमी हुई है। जाहिर है इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा भी बर्फीले माहौल के बीच शुरू हुई है, इसलिए प्रशासन के सामने यात्रा को सुचारू रख पाना भी चुनौती हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत रावत की रिपोर्ट। सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का मामला। प्रशासन ने जमीन पर बने धार्मिक स्थल को तोड़ा है। जेसीबी की मदद से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिंचाई विभाग की ये जमीन थी, अब इस पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। 2 धार्मिक स्थल थे जिसे अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। इन्हें किस तरीके से गिराया गया वो आप देख सकते हैं। चंपावत से ये वीडियो सामने आया है। सिंचाई विभाग की ये जमीन थी जिस पर ये धार्मिक स्थल बनाया गया था। फिलहाल इसे तोड़ा गया है। जेसीबी की मदद से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई जारी है। पिछले कुछ रोज के भीतर आप देखेंगे 288 अवैध मजारों को तोड़ा गया। वहीं 41 मंदिरों पर भी कार्रवाई हुई है। सीएम धामी का कहना है कि उत्तराखंड में धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। उत्तराखंड में धामी सरकार का बुलडोजर इन दिनों एक्शन में है। सरकारी जमीन पर जहां कहीं भी धार्मिक स्थल बने हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। लैंड जिहाद के खिलाफ मुख्यमंत्री का संदेश साफ है कि पहाड़ पर किसी को भी अतिक्रमण की इजाजत नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, हमारा धर्म है, अध्यात्म है, वो बना रहे, उसके लिए अतिक्रमण, अवैध कब्जेदारी, सरकारी जो जमीनों पर कब्जे हैं, उन सबको एक अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है। उसको अभियान के रूप में हटाएंगे। सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने की जिम्मेदारी सीनियर आईएफएस अधिकारी पराग मधुकर धकाते को दी गई है। जांच में पता चला है कि ऐसे 550 से ज्यादा धार्मिक स्ट्रक्चर हैं जो अवैध तरीके से बने हैं। वन भूमि पर होगा जो अवस्थित होंगे ऐसे कोई धार्मिक संस्थान है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश और आदेशों के क्रम में जो है यहाँ पे उत्तराखंड सरकार की अपनी पॉलिसी भी 2016 में बनाई गई थी। उसमें तो इसमें पब्लिक प्लेसेस या जो गवर्नमेंट लैंड है उसके ऊपर इस प्रकार के धार्मिक संरचनाओं को जो है अनऑथराइज रूप से बनाने का अनुमति नहीं है इसमें। तो किसी भी प्रकार की जो इस टाइप की जो अगर धार्मिक संरचनाएँ हैं तो उसको नियमानुसार उनको नोटिस जारी करते हुए
सभी कागजों को देखते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में है। अब तक 288 मजार तोड़ी जा चुके हैं, जबकि 41 मंदिरों पर भी कार्रवाई हुई है। अवैध मजारों पर हो रही कार्रवाई को विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने सही ठहराया है। मजारे जो अवैध मजारे आज नहीं, मैं कम से कम 15-20 सालों से ये आवाज उठाती आई हूँ। अवैध मजारों पर बुलडोजर चलना चाहिए। वो सरकारी संपत्तियों पर मजारे बनी हुई है, उनका खात्मा होना चाहिए और जल्दी से जल्दी उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अभी कुछ रोज पहले नई टिहरी के मोलधार में सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया था। अवैध तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थल को प्रशासन ने जेसीबी से तोड़वा दिया था। इसके साथ रामनगर, विकास नगर, हरिद्वार समेत कई जगह पर कार्रवाई हो चुकी है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। रामनगर में अतिक्रमण को लेकर के प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जहां पर भी अतिक्रमण है उसे हटाने के लिए मुनादी की जा रही है। लोगों से कहा गया कि 3 दिन के भीतर सरकारी जमीन खाली कर दें। बताया जा रहा है कि इस इलाके में करीब 15,000 की आबादी है जो अतिक्रमण की जद में है। तत्काल ये कहा गया है कि इन जितने भी ज़मीनों पे अवैध अतिक्रमण है और जो लोगों के मकान बने हुए हैं उन मकानों को अतिशीघ्र तोड़ा जाए। और 3-4 दिन से शहर के अंदर मुनादी भी की जा रही है और लोगों में एक भय का माहौल है, जिसको लेकर हमने परसों भी एक ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया था। उधर हल्द्वानी में भी सरकारी जमीन से धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में काठ गोदाम में 2 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया, नोटिस दिया गया। प्रशासन ने 25 मई तक अतिक्रमण को खुद ही हटाने के लिए कहा है, मगर फिर भी जमीन खाली नहीं हुई तो प्रशासन जेसीबी से कार्रवाई करेगा। 2 धार्मिक संरचनाएं यहाँ गोलापार हैं, उनको हमने जो है भारतीय वन अधिनियम 1927 की संगत धाराओं के तहत नोटिस जारी किया है। ये चूँकि ज़मीन हमारी 1966 में आरक्षित बनाने का प्रस्ताव हुआ था और 1968 में ये आरक्षितपन डिक्लेयर हो गई। मैं क्योंकि हिंदू धर्म की रोटी खाती हूँ, हिंदू धर्म में मैं जन्मी हूँ, हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया है। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची को इस बात पर आपत्ति है कि उत्तराखंड से बीजेपी के एक नेता की बेटी ने दूसरे धर्म के लड़के से शादी की है। साध्वी का कहना है कि ऐसे नेता पर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। मैं क्योंकि हिंदू धर्म की रोटी खाती हूँ, हिंदू धर्म में मैं जन्मी हूँ, हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया है, तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है। इस तरह की जो ये बातें होती है मुझे बड़ा अफसोस होता है। भाई 5 साल से लड़की ने कोर्ट मैरिज किया हुआ है, तब से ये मान्य कहाँ थे? आज भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई हो सकता है अंदर खाने कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। मैं तो एक निवेदन करूंगी भारतीय जनता पार्टी को व्हिप जारी करके जवाबदेही करनी चाहिए। हरिद्वार से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा को हराना है तो विपक्ष को पीएम मोदी से बड़ा चेहरा चाहिए। कोई ऐसा चेहरा लाना होगा जो सबसे ज्यादा फेमस हो, ये कहते नजर आए हरिद्वार में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम। कहना है कि अगर पीएम मोदी को हराना है तो उनसे बड़ा चेहरा लाना होगा। विपक्ष चाहता है कि नरेंद्र मोदी को हराया जाए, तो फिर कोई चेहरा तो देना पड़ेगा ना। और वो चेहरा कैसा होना चाहिए? जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके, जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। तो मुझे आप बताइएगा कि जितने रीजनल पार्टी के नेता हैं, ये अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने राज्य में नेता हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तो मुझे लगता नहीं किसी की भी पॉपुलैरिटी, किसी की भी क्रेडिबिलिटी या किसी की एक्सेप्टेबिलिटी प्रियंका गांधी जी से ज़्यादा हो। बड़ी खबर मिल रही है। तवाघाट लिपुलेख मार्ग के खुलने की खबर है। धारचूला में ये मार्ग खोल दिया गया है। तवाघाट लिपुलेख मार्ग के बहाल होने की खबर। 15 मई को पहाड़ी दरकने की वजह से आपको बताएं ये रोड बंद चल रही थी। आदि कैलाश की यात्रियों के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर है। रास्ता बंद होने की वजह से आदि कैलाश यात्रियों का जत्था रवाना नहीं हो सका था, लेकिन अब अपडेट ये है कि धारचूला में तवाघाट लिपुलेख मार्ग खोल दिया गया है। उत्तराखंड में 2015 के दरोगा भर्ती घोटाले से जुड़ा बड़ा मामला है।
जांच अधिकारी का ट्रांसफर करने को लेकर डीजीपी अशोक कुमार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस इंस्पेक्टर चंचल शर्मा का ट्रांसफर नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में किया गया है वो ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ही दरोगा भर्ती मामले में जांच अधिकारी बनाया गया था, उन्हें ही बनाया भी गया था जांच का अधिकारी, मगर उनके तबादले से अब पीएचक्यू की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। खबर दिल्ली से है। विधानसभा के बैठक की बैकडोर नियुक्ति का मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसे सही ठहराया है। स्पीकर रितु खंडूड़ी का फैसला, बर्खास्त कर्मचारियों को नहीं मिल पाई सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत। बैकडोर भर्ती का यह मामला, इस पर ताजा अपडेट। विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले दिनों 228 कर्मचारियों को हटाया था। ये कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे थे, लेकिन यहां से भी राहत नहीं। खास कर्मचारियों में से एक कर्मचारी आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी पिटीशन को डिसमिस किया। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करती हूं। पौड़ी में इन दिनों गुलदार का खौफ है। गुलदार की चहलकदमी की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। टेका बार पर एक साथ 3 गुलदार नजर आए हैं। जब से राहगीरों ने इन गुलदारों की चहलकदमी देखी है, वीडियो बनाया है, तब से वो दहशत में हैं, क्योंकि इसी जगह पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। उत्तराखंड के स्कूल में सीबीएसई पैटर्न लागू कर सरकारी विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाने का प्रयोग कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। अब शिक्षा विभाग इसे लेकर के नई योजना बना रहा है। अब 50% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों को पूछा गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। कंपार्टमेंट की श्रेणी में आए छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए गर्मी की छुट्टी में भी स्कूल खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। तीन विद्यालय ऐसे हैं जिनका 50% से कम है। बेसिकली मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इनमें थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं बच्चे, और इसके वेरियस रीजन भी हो सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम ही ये शुरुआत हुई थी और इंग्लिश मीडियम में पहली बार बच्चे आ रहे थे, पहली बार सीबीएसई पैटर्न शुरू किया गया है। तो उद्देश्य ये है कि अभी जो इन बच्चों के कंपार्टमेंट है उनकी थोड़ा हैंड होल्डिंग करके उनको उनकी तैयारी अच्छे से हो सके, इसलिए वही सब्जेक्ट के टीचर और वही बच्चों को पढ़ाया जाए। देखिए, 25 मई से देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअल शुभारंभ करके ये सौगात सौंपेंगे। देहरादून से दिल्ली के बीच बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं। शताब्दी ट्रेन को छोड़कर कोई भी बड़ी ट्रेन इस रूट पर नहीं थी। जाहिर है, वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से यात्रियों को आवाजाही में सहूलियत होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।